कई बारी तो मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कंधों पर, और कई बारी फियरफुल भी हो जाता हूं मैं कि अगर सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी करते करते 1-2 साल के अंदर में जिन एग्ज़ाम के कॉमन सिलेबस है अगर आपने निकाल लिए हैं तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्लियर करने की आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो चीज़ मैंने नोटिस किया यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए वो ये है कि आपका हार्ड वर्क तो बहुत बाद में आता है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत सटीक पढ़ना है, कम पढ़ना है, सटीक पढ़ना है और इधर उधर नहीं पढ़ना है। ज्ञानी नहीं बनना है आपको यहाँ। लेकिन मैंने एक चीज डिसाइड कर ली है कि मैं कोई सेंटर में पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, मैं प्रयागराज में जरूर पढ़ाऊंगा। आजकल एक नया इमोजी भी चला है, हिमांशु थापा सर सामने हड्डी 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 बनी हुई है, क्या उसका क्या मतलब होता है? सिग्मा, गोट, औरा, मतलब भौकाल इलाहाबाद का। अभी मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ ऑफलाइन के जो टीचर्स हैं, ऑफलाइन के टीचर्स जावेद सर, भरत सर, वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ऑफलाइन के सभी टीचर्स, जावेद सर, थापा सर। दर्शन लेके जब आए स्माइल है बच्चे जैसी फेस पे, कोई ना तेरे जैसा रेस में, उतारे जैसे ऊंचा आसमान। भरत सर प्लीज आप अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कीजिए। मैं हमेशा ही प्रयागराज आने के बाद सर ओवरवेल्म हो जाता हूँ। एक्चुअली बच्चों की इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कई बारी मैं फियरफुल हो जाता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और इतना ज़्यादा प्यार मिलता है और इतना एंथुसियाज्म होता है बच्चों में कि सर वो ओवरवेल्म कर देने वाली फीलिंग होती है। कई बार ये स्पीचलेस हो जाता हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं बता नहीं सकता आपको वो फीलिंग कि इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का कई बार ये एहसास होता है कि बताया नहीं जा सकता। अभी आ रही है आवाज़? तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मैं प्रयागराज आता हूँ बच्चों का इतना ज़्यादा प्यार मिलता है और इतना एंथुसियाज्म होता है बच्चों में कि मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ, और कई बारी तो मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कंधों पर, और कई बारी फियरफुल भी हो जाता हूँ मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो मैं अपनी तरफ से तो सर बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि सारे बच्चे अलग सर को ही सुनना चाहते हैं। बोलिए बोलिए तो शांति शांति शांति। जी सर। तो सर बहुत सारे बच्चे असल में ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, वो आपको जी सर। सुनना चाह रहे हैं, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जब भी आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत प्रैक्टिकल होकर के तैयारी कीजिए, इम्प्रैक्टिकल होकर के नहीं। जैसे जब आप सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस इतना डायनेमिक है सिविल सर्विसेज का कि अगर कोई स्मार्ट बच्चा है तो उसका 2 साल में किसी अच्छी जगह पे वो प्लेस हो जाएगा। और मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूं कि मान लिया आपको जितने भी अटेम्प्ट मिले हैं सिविल सर्विसेज के, हमेशा बैकअप प्लान के साथ दीजिए, बिना बैकअप प्लान के साथ नहीं। सिविल सर्विसेज का सर इतना डायनेमिक सिलेबस है, और जिस तरीके से हम लोग PW ओनली IAS में करवाते हैं बच्चों को सब्जेक्ट की तैयारी, सारी चीज़ों की तैयारी हो जाती है। अगर वो बच्चा बहुत सीरियसली तैयारी करेगा तो आप 2 अटेम्प्ट सिविल सर्विसेज की ईमानदारी के साथ तैयारी कीजिए, उसके बाद सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप केवल सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए और बाकी कोई एग्जाम आप कभी दीजिए ही नहीं। सिविल सर्विसेज का सिलेबस जिन एग्जाम्स के साथ मैच करता है उन एग्जाम को आपको देना चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती, अपने PW ओनली IAS में काम करने वाले बहुत सारे मेंटर्स हैं और बड़े शानदार मेंटर्स हैं, तो मैं हमेशा हर सेंटर पे जाता हूं तो उनके साथ इंटरैक्ट करता हूं। कई मेंटर्स ऐसे हैं कि वो लगातार 4 अटेम्प्ट से सर मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो मैं उनसे पहला सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी PCS का पेपर दिया? और उसमें से 99% बार जो आंसर आता है मुझे कि नहीं मैंने कभी PCS का एग्जाम नहीं दिया। मैं पूछता हूं क्यों नहीं दिया तुमने PCS का एग्जाम? क्या रीजन था कि तुमने अब तक PCS का एग्जाम नहीं दिया? तो जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं इवेंचुअली वो हर कोई रियलाइज करता है कि अगर सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करते करते 1-2 साल के अंदर में जिन एग्जाम के कॉमन सिलेबस है अगर आपने निकाल लिए हैं
तो सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर करने के आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। समझ गए मेरी बात? जावेद सर, अब आपको जावेद सर कुछ अपना एक्सपीरियंस और इंसाइट देंगे और फिर थापा सर। थैंक यू सो मच। इस शहर में मैंने तकरीबन पिछले 12-13 सालों से पढ़ाया और अभी भी पढ़ा ही रहा हूं आप लोगों को। कई शहरों में पढ़ाया और ऑफलाइन, ऑनलाइन मोड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बाइलिंगुअल बैचेस। तो मैंने कुछ निष्कर्ष निकाला सर इसमें, इस एग्जामिनेशन के लिए, और मेरे एक्सपीरियंस में ये आया और इतने हजारों बच्चों को पढ़ाने के बाद और कई ढेर सारे सिलेक्शंस के बाद कुछ चीजें मुझे समझ में आई कि यूपीएससी के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि जो चीज मैंने नोटिस किया यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, वो ये है कि आपका हार्ड वर्क तो बहुत बाद में आता है। हार्ड वर्क आपका बहुत बाद में आता है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत सटीक पढ़ना है, कम पढ़ना है, सटीक पढ़ना है और इधर उधर नहीं पढ़ना है। ज्ञानी नहीं बनना है आपको। यहां ज्ञानी बाबा, वो लॉज वाले भैया, लॉज वाले दीदी, पंचवर्षीय योजना, ये सब में नहीं आना है। इतना वक्त नहीं लगता यूपीएससी क्लियर करने में। यू हैव टू बी पर्टिकुलर, यू हैव टू बी द पॉइंट। आपको एकदम पर्टिकुलर रहना होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़िए। पीवाईक्यू हमेशा ध्यान में रखने हैं। विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उन पे हमेशा नजर बनाए रखिए। इस बार भी आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन, अभी हम लोग सारे फैकल्टीज डिस्कस कर रहे थे कि पीवाईक्यू से काफी क्वेश्चन क्यों बरस सर रिपीट हुए हैं। इवन पॉलिटी में भी जो कुछ क्वेश्चंस आए थे वो रिपीट हुए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, वो रिपीटेड क्वेश्चन है। तो काफी क्वेश्चन रिपीट करते हैं और अगर आप आंसर राइटिंग प्रॉपर करते रहते हैं, प्री के लिए एमसीक्यूज और मेंस के लिए आंसर राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो यूपीएससी डिमांड्स पेशेंस। पहली बात तो ये कि आपको पेशेंस चाहिए होगा, धैर्य रखना होगा। दूसरा, डिसिप्लिन, अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इसमें। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, टॉपिक का आपको सुपरफिशियल नहीं जाना है, हॉरिजॉन्टल स्टडी नहीं करनी है आपको। ये इन-डेप्थ एनालिसिस पे बेस्ड होता है। तो यूपीएससी इंफॉर्मेटरी नेचर बहुत कम है और एनालिटिकल अप्रोच इसमें बहुत काम करेगा। तो इसमें जो विश्लेषण होता है ना, टॉपिक का इन-डेप्थ एनालिसिस, मतलब आप जड़ खोदिए टॉपिक का, वर्टिकल डिगिंग करिए और हमेशा हाउ एंड व्हाई पे फोकस करिए। क्यों और कैसे पे फोकस किया जाता है, कब पे फोकस बहुत कम किया जाता है। जैसे हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इवेंट्स इंपॉर्टेंट है। एंड बिकॉज ऑफ इवेंट्स डेट्स आर एक्चुअली, डेट्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। इवेंट्स की वजह से डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, डेट्स नहीं इंपॉर्टेंट होते। सो यूपीएससी डजंट आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेट्स, यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर एनालिटिकल अप्रोच। इट चेक्स योर एनालिटिकल अप्रोच। तो इन डेप्थ एनालिसिस, वर्टिकल डिगिंग पे रहिएगा, एक रिक्वायरमेंट है। दूसरी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए होता है। हिस्ट्री को ज्योग्राफी के साथ जोड़ना, ज्योग्राफी जुड़ेगा आईआर के साथ, आईआर जुड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ, ये सब कुछ इंडियन इकोनॉमी के साथ जुड़ेंगे, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ेगा। तो यूपीएससी का जो 4 पेपर्स है ना, पेपर 1, 2, 3, 4, ये चारों को मिला देंगे तो हिंदुस्तान बनता है। वास्तव में आपको क्या पढ़ना है? हिंदुस्तान पढ़ना है। वो जो झंडा अपने हाथों में लिया हुआ है ना, उसको समझना है। जिस दिन ये समझ गए कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान का इतिहास क्या है, इसकी संस्कृति क्या है, उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोरिलेशन, इन डेप्थ एनालिसिस, कोरिलेशन, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और वर्टिकल डिगिंग करिएगा। ये सब बातें आपको खास ध्यान में रखनी है। सुनाओ, अब थापा सर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। एक शानदार जानदार टी शर्ट, बेहतरीन। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रयागराज मेरे लिए क्या है मैं बता दे रहा हूं। मैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के कई सारे सेंटर्स में पढ़ा रहा हूं और काफी हेक्टिक भी हो जाता है, बहुत ज्यादा घर से आप दूर रहते हैं। लेकिन मैंने एक चीज डिसाइड कर ली है कि मैं कोई सेंटर में पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, मैं प्रयागराज में जरूर पढ़ाऊंगा। और प्रयागराज में मैं बहुत नया हूं। प्रयागराज में इससे पहले मैंने नहीं पढ़ाया है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने प्रयागराज में सबसे पहले जो पढ़ाया है वो इसी साल पढ़ाया है। फेब में मैंने यहाँ पे पहला बैच लिया था। तो प्रयागराज के बच्चों ने मुझे इतना इंप्रेस करा है कि मैं प्रयागराज में पक्का पढ़ाऊंगा, है ना। दूसरी चीज मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं कि जो भी 13-14 साल में हमने पढ़ाया उसमें कुछ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एनालाइज करी हैं और वो मैंने बहुत सारे बच्चों के इंटरेक्शन से ही करी हैं।
कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कैसे सिलेक्शन ले। ऐसा क्या होता है सर कि जो टॉपर्स हैं वो हमेशा टॉप कर रहे हैं, या जो एक बार प्रीलिम्स निकाला है वो दूसरी बार तीसरी बार भी निकाल रहा है, या आपका मेंस में अगर उसका स्कोर अच्छा आ रहा है तो हमेशा अच्छा स्कोर आ रहा है। सर हम लोग का कैसे नहीं हो रहा है? तो एक बहुत सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं जो आपको डिफरेंट, आप अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो उसमें यह मंत्र बहुत सिंपल सा मंत्र है, वो अपना लीजिए, एंड वो है सेल्फ स्टडी। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं कि कोचिंग आप करेंगे, सब लोग कोचिंग करते हैं और कोचिंग बहुत जरूरी भी है क्योंकि वो आपका फाउंडेशन बिल्ड करता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका सिलेक्शन जो होता है वो सेल्फ स्टडी तो होता है। कोचिंग में आप 4 घंटे पढ़ते हैं, कोचिंग में आप 5 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप करते हैं सेल्फ स्टडी। आप जब सेल्फ स्टडी अच्छे से करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जब आप ये रियलाइज करेंगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, तब आपका सिलेक्शन होगा। आप किसी टॉपिक के अगर डायमेंशंस को पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने आप पढ़ेंगे, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि क्या चैलेंजेस मुझे पढ़ने में आ रहे हैं और ये कैसे दूर होंगे, खुद ही मालूम होना चाहिए आपको। अगर आप अपनी कॉपी लेके सबके पास टहल रहे हैं कि सर मेरा आंसर चेक कर दीजिए, और आपको ये नहीं मालूम है कि आपने क्या गलती करी है, तो भूल जाइए कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होगा। ये आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं कहां गलत हूं। हाँ, इनिशियली आपको तो 1-2 बार आपको हेल्प करेंगे, मेंटर्स हेल्प करेंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन जो होगा वो सेल्फ स्टडी से होगा। मैं बता रहा हूं आपको, कोचिंग आप जब करेंगे आपको एक बाउंड्रीज बताई जाएंगी, टीचर्स आपको बताएगा कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना तो आप ही को है, टीचर्स आपको नोट्स लिखवाएगा, एट द एंड ऑफ द डे उसको एनालाइज तो आप ही को करना है। आप थीम्स को पढ़ेंगे, आप थीम्स को एनालाइज करेंगे, पढ़ना आपको ही है। टीचर जितने भी यहां पर हैं सब आपका सिलेक्शन जाते हैं, और इसीलिए जब आप क्लास करने आते हैं तो क्लास में हम आपको वो पढ़ाते हैं जो बेसिकली आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करते हैं, जो बेसिकली आपके दिमाग को एनालिटिकल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप घर में जाके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप कभी सेलेक्ट नहीं होंगे। आप घर में जाके ये जब एक थीम पढ़ रहे हैं और आप ये एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं उस थीम में कि कैसा क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आ सकता है, कैसे क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू से और कैसा क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आएगा, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो ये याद रखिएगा कि आपको अगर इस जर्नी में सिलेक्शन लेना है तो आपको तपना पड़ेगा और अपने आप खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही छोटा सा मिशन मैं चाहूंगा लोग के साथ बात करें। आप लोग साथ सर एक सेकंड, ऑनलाइन के भी कुछ अच्छा, पहली चीज तो आपके लिए बच्चे कमेंट लिख रहे हैं, ज्योग्राफी किंग हिमांशु थापा सर। और आजकल पता नहीं, आजकल एक नया इमोजी भी चला है, हिमांशु थापा सर सामने हड्डी 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 बनी हुई है। अब पता नहीं वो क्या चाह रहे हैं सर, मतलब हड्डी हड्डी क्यों बनाया है चेहरे के आगे, क्या उसका क्या मतलब होता है? सिग्मा, गोट, औरा, मतलब भौकाल इलाहाबाद का, सही।